नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार टेक्निकल में। दोस्तों कुछ डिफेंस अपडेट्स आई हैं, मैंने सोचा कि उसको तुरंत आपको बता दिया जाए। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो तेजस विमान को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया जा रहा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस की तैनाती इस साल सुल्लूर तमिलनाडु में अपने बेस में शुरू हो जाएगी। LCA तेजस ने अस्थायी रूप से पाकिस्तानी सीमा के करीब पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किया गया था ताकि पिछले साल वहां विरोधियों के द्वारा किसी भी संभावित कार्रवाई का ध्यान रखा जा सके, लेकिन वो बेस स्थायी नहीं है। हाल ही में LCA तेजस ने पाइथन 5 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल का परीक्षण किया और वो R-73 और डर्बी एयर टू एयर मिसाइल के इस्तेमाल को भी तैयार है और फ्रंटलाइन बेस से ऑपरेट करने से पहले इन्हें पहले स्क्वाड्रन में भी अपग्रेड किया जाएगा। वहीं अस्त्रा MK1 एयर टू एयर मिसाइल उन मिसाइलों में से एक है जिसका सभी को LCA तेजस प्रोग्राम के लिए बेसब्री से इंतजार है, लेकिन मिसाइल प्रणाली की सीमित उत्पादन दर यानी कि लिमिटेड प्रोडक्शन रेट होने के कारण इसे लगाए जाने में अभी कुछ समय और लग सकता है। आपको बता दें कि सुल्लूर तमिलनाडु में ये तेजस का दूसरा स्क्वाड्रन है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि फिलहाल MiG-21 स्क्वाड्रन को वायुसेना स्टेशन पर बदलने के लिए दूसरे स्क्वाड्रन के FOC संस्करण को श्रीनगर वायुसेना बेस पर तैनात किए जाने की संभावना है। वहीं अगली अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारतीय नौसेना लीज पर US के प्रीडेटर ड्रोन को ले चुकी है और ऐसे में कई संभावनाएं ये भी जताई जा रही थी कि लीज प्रोसेसिंग के थ्रू अब राफेल M विमान जो कि विमान वाहक पोत से भी ऑपरेट किए जा सकते हैं, उन्हें लीज पर लिया जा सकता है। लेकिन खबर आ रही है कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए विमान वाहक पोत से संचालन के लिए डसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल M लीज पर लेने वाली भारतीय नौसेना की जो रिपोर्टें थी वो तथ्य के आधार पर सही नहीं है। हालांकि अभी 41 MiG-29 के वर्तमान में एक एक्टिव फ्लीट है और 2035 में ये रिटायर हो जाएंगे और उससे पहले ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू यानी कि TEDBF इनकी जगह लेंगे। सूत्रों ने बताया कि TEDBF प्रोग्राम के लिए विंड टनल परीक्षण दोनों प्रस्तावित मॉडलों पर चल रहा है और नौसेना इस वर्ष के अंत ये तय करेगी कि कौन से मॉडल को चुना जाएगा उत्पादन के लिए। वहीं ADA और नौसेना 2025 तक TEDBF के एक प्रोटोटाइप को रोल आउट करने की योजना बना रही है। 2026 तक इसकी पहली उड़ान भी होगी। TEDBF मिशन कंप्यूटर, फायर कंट्रोल रडार, इंजन और कॉकपिट इंस्ट्रूमेंटल पैनल और LCA-AF MK2 प्रोग्राम से इसके अधिकांश कंपोनेंट्स को साझा करेगा ताकि इसे बनाने में किसी भी तरीके की कोई समस्या न आए। HAL प्रोग्राम के लिए नए लैंडिंग गियर डिजाइन करने का प्रभारी है और NP5 नए लैंडिंग गियर को शामिल करेगा जो TEBDF के लिए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। आपको बता दें कि फोल्डिंग विंग मैकेनिज्म अभी भी एक चुनौती बना हुआ है जिसके लिए भी प्रोग्राम चल रहा है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेकर आ रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जिसे कि हमेशा ये कहा जाता है कि वो खराब माल बनाती है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब जो खबर आई है उसने इन सभी तथ्यों को गलत साबित कर दिया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को अमेरिका में 5.56 x 45 mm कैलिबर की गोलियों के 11 मिलियन राउंड का आदेश मिला है। ये 5.56 इंसास असॉल्ट राइफलों के इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद की वही कैलिबर है जिसे भारतीय सेना अब सशस्त्र बलों से हटा रही है। सूत्रों ने कहा कि अमेरिका को दी जाने वाली गोलियां नाटो के निर्देशों के तहत है, हालांकि थोड़ा बहुत उनसे ये चेंज भी है। इंसास राइफल को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा ही बनाया गया था और ये देश की पहली असॉल्ट राइफल थी, लेकिन अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को US से छोटे हथियारों के गोला बारूद के लिए ये पहला बड़ा निर्यात ऑर्डर मिला है। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को दोबारा ये ऑर्डर दिया जा सकता है। वही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 9 mm गोला बारूद के लगभग 4 लाख राउंड्स के भी ऑर्डर पर काम कर रहा है, जिसका उपयोग क्लैशनिकोव राइफल्स में किया जाता है। इजराइल से 9 mm राउंड का भी ऑर्डर आया है। एक सूत्र ने कहा कि गोलियों को मुख्य रूप से निजी उपयोगकर्ता के बाजार में पंप भी किया जा सकता है, यानी कि प्राइवेट यूजर्स के लिए भी इसे मुहैया कराया जा सकता है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की गुणवत्ता की कसौटी पर गोला बारूद बिल्कुल फिट बैठता है और नाटो के स्पेसिफिकेशन पर निर्मित इन गोलियों को पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर ही बनाया गया है। यानी कि एक बहुत बड़ी बात कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जैसे कि मैंने बताया कि गुणवत्ता और लेट लतीफी और कई कारणों से उसके ऊपर इल्जाम लगते आए हैं, उसको अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने दूर कर दिया है और ये साबित करके दिखा दिया है कि भारत में भी स्वदेशी और घरेलू निर्माण की वो क्षमता है जिसके लिए अब अमेरिका, इजराइल जैसे देश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से बुलेट्स को मंगवा रहे हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो चीन को लेकर आ रही है। भारत के नवंबर महीने से चीन में बने वाईफाई मॉडल्स के आयात की मंजूरी रोकने के कारण 80 से ज्यादा विदेशी एप्लीकेशंस की लॉन्चिंग अटकी पड़ी है। टेलीकॉम उद्योग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस अहम बाजार में अपने उत्पादों की लॉन्चिंग में देरी का शिकार होने वाली कंपनियों में अमेरिका की डेल, HP, चीन की Xiaomi,
ओप्पो, वीवो और लेनोवो आदि शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि चीन के द्वारा तैयार ब्लूटूथ स्पीकर, वायरलेस ईयरफोन, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और लैपटॉप आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में वाईफाई मॉडल होता है। इन सभी उत्पादों का आयात भारत ने बंद कर रखा है। सूत्रों के मुताबिक संचार मंत्रालय की वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग ने पिछले साल नवंबर में इसे रोक दिया था। कंपनियां ये रोक हटवाने के लिए लगातार लॉबिंग में जुटी है। सूत्रों ने कहा कि अमेरिका, चीन और कोरियाई कंपनियों के अलावा मंजूरी की कतार में कई ऐसी भारतीय कंपनियां भी खड़ी हैं जो चीन से कुछ उत्पाद आयात करती हैं। हालांकि ना तो संचार मंत्रालय और ना ही डेल, HP, Xiaomi, ओप्पो, वीवो और लेनोवो आदि ने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया दी है। सूत्रों का कहना है कि भारत ने ये कठोर कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद आर्थिक आत्मनिर्भरता की अपील के दौरान उठाया था। सरकार का विचार विदेशी कंपनियों पर चीन के आयात की बजाय ये उत्पाद भारत में बनाने का दबाव है, लेकिन इससे टेक कंपनियां कठिन हालातों में फंस गई हैं। भारत में निर्माण का मतलब है बहुत बड़ा निवेश करना और उसके वापस लौटने के लिए एक लंबा इंतजार करना। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से आयात में बाधा अटकाने का मतलब कंपनियों को राजस्व में बड़ी हानि होना है। भले ही भारतीय बाजार और निर्यात क्षमता उसे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बना दिया हो, लेकिन तकनीक, विदेशी व उद्योग जगत के अंदरूनी लोगों का कहना है कि अब भी उतने बड़े पैमाने पर ये नहीं है, जिसके लिए कंपनियां यहां IT उत्पाद और स्मार्ट उपकरणों का निर्माण करने में बहुत बड़ा निवेश करें। आपको बता दें कि पहले भारत ने कंपनियों को अपने वायरलेस उत्पादों को सेल्फ डिटेक्शन के जरिए आयात करने की इजाजत दे रखी थी, लेकिन मार्च 2019 में आए नए नियमों में इसके लिए सरकार से मंजूरी लेना अनिवार्य बना दिया गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि WPC की मंजूरी में देरी के पीछे भारत की अपनी टेक अर्थव्यवस्था में चीनी प्रभाव की घुसपैठ को घटाने की रणनीति दिखती है। खासतौर पर पिछले साल बीजिंग के साथ सीमा विवाद के बाद ये रणनीति प्रभावी बनाई गई। भारत सरकार ने इसी सप्ताह 5G ट्रायल में भी यूरोपीय व कोरियाई कंपनियों को इजाजत दी, लेकिन चीन की कंपनी हावे को इस रणनीति के कारण ही ट्रायल की लिस्ट से बाहर कर दिया था। एक बार 5G नेटवर्क भारत में शुरू हो गया तो भारत की तरफ से मोबाइल कंपनियों की हावे टेलीकॉम के उत्पादों का इस्तेमाल करने पर भी रोक लग जाएगी। हालांकि ये भारत का बहुत अच्छा कदम है और इन विदेशी कंपनियों को भारत के इस फैसले से परेशानी हो रही है कि भारत ने चीन से वायरलेस उत्पादों की खरीद को क्यों रोका है। भले ही मैटर कुछ भी हो, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बेहद जरूरी कदम भी है। हमें किसी दूसरे देश का फायदा नहीं देखना, हमें अपना फायदा देखना है और चीन की जो करतूत है उसे सबक सिखाने का यही एक मौका है, जिसके लिए भारत सरकार आगे बढ़कर काम कर रही है। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थे अपडेट के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो को लेते हैं, मिलता हूं नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।